अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादा से और खुशामदीद कहता हूं आपको द वर्ल्ड कप शो विद साद के एपिसोड 3 में। दुनिया का क्रिकेट सबसे बड़ा मेला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्रुप स्टेजेस का आधे जायद मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब तक के स्टैट्स देखे जाएं तो इंडिया और साउथ अफ्रीका डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया अभी तक अनबीटन है वर्ल्ड कप में। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक और डिसअपॉइंटिंग लॉस रिसेंटली उनके साउथ अफ्रीका के इनकाउंटर में एक नील बैटिंग मैच देखने को हमें मिला, लेकिन इन दी एंड पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरशाद महमूद साहब ने। सऊदी अरब के सबसे बड़े अंग्रेजी न्यूज़पेपर अरब न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर रहे हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन और द न्यूज़ में बैसियत स्पोर्ट्स एडिटर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और आजकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इरशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरशाद साहब, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप अब तक जैसे मैंने जिक्र किया, इंडिया साउथ अफ्रीका डोमिनेट करता दिख रहा है, स्पेशली इंडिया अनबीटन है। तो इंडिया की इस अनबीटन स्ट्रीक पे आपके क्या ख्याल है? जी हाँ, देखिए उससे दो बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक तो बात यह है कि इंडिया की टीम वाकई अब एक बहुत बेहतर टीम हो गई है। उनके यहाँ जो उनका अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रणजी ट्रॉफ़ी बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है, बहुत ही ज़्यादा शहरों में खेला जाता है, हर शहर से उसमें टैलेंट आता है। और उसके अलावा ये कि उनके जो आईपीएल हो रही है, उनकी जो लीग्स हो रही हैं और दुनिया देख रही है कि जिस तरह से उनकी बैकअप स्ट्रेंथ आ रही है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से उनको एडवांटेज भी था। वो एक इम्प्रूविंग टीम है, पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद उनके फास्ट बॉलिंग अटैक भी बड़ा डिसेंट है। लेकिन इसके अलावा ये कि जाहिर है उनको होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशंस का बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। उनके सारे प्लेयर्स वहीं खेलते रहे हैं, तो बहुत उनको एडवांटेज है और उसी का एडवांटेज नज़र आ रहा है। इसकी बनिस्बत जाहिर है दूसरी टीमें, ख़ासतौर पे वेस्टर्न टीम्स जो हैं, वो इन कंडीशंस में आके खेल रही हैं जहाँ पे ना वो बाउंसी ट्रैक्स हैं, ना वो उस तरह की कंडीशन है, यानी कि एक वेदर कंडीशन भी डिफरेंट हैं बहुत ज़्यादा। और तो ये सब चीज़ें काउंट कर रही हैं, तो वो इंडिया के फेवर में इस वक्त काफ़ी चीज़ें जा रही हैं। तो ये वजह है ज़रूर कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है। शाह साहब, हमें इंडिया की टीम एक बैलेंस टीम भी लग रही है। उनकी, जैसा आपने भी जिक्र किया, उनकी फास्ट बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट लाई आफ्टर अ लॉन्ग वाइल। तो उनकी अगर हम बैलेंस टीम देखें, उनके ओपनर्स भी काफ़ी हमें अग्रेसिव स्टार्ट देते हुए दिखते हैं। उनके जो स्पिनर्स हैं वो भी डेथ ओवर्स में भी, मिडिल ओवर्स में भी उनको विकेट्स लेते हुए दिखते हैं। सो शाह साहब, लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान। वर्ल्ड कप का हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, हमने फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव हमारे मैचेस जीते, मोराल काफ़ी अप था हमारा, लेकिन भारत के खिलाफ हमें एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, अफसरदा हमें शिकस्त हुई। बहुत जल्दी मैच ख़त्म हो गया, बहुत वन साइडेड मैच हुआ। उसके बाद से हारते गए, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि हमें बहुत उम्मीदें थी कि हम लोग वो मैच हमें लाजमी जीतना चाहिए था। अब रिसेंटली मैच हम लोग साउथ अफ्रीका से हमें एक नील बैटिंग मैच में हारे, अच्छी एफर्ट दिखी। तो साउथ अफ्रीका के मैच में क्या लगता है आपको कि क्या लैग करें हम लोग जिसकी वजह से हम लोग को मैच आना? जी हाँ, देखिए इसमें बात यह है कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने के बाद वर्ल्ड कप में आई थी, तो उस चीज़ों से जो एशिया कप में हमें जो सेटबैक्स हुए, उससे हमें काफ़ी सबक सीखना चाहिए था। ख़ास तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ उसमें हमने इतना वन साइडेड गेम हारा कि 350 सिर्फ 2 विकेट पे इंडिया ने बनाए और पाकिस्तान की पूरी टीम 128 पे आउट हो गई। उसमें कोई फाइट करने का जज्बा ही नज़र नहीं आया पाकिस्तान टीम का। 128 तो कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब कम से कम उसमें 250 तो पाकिस्तान को बनाने चाहिए थे, लेकिन उसमें कोई फाइट बैक नज़र नहीं आई कुछ। तो वो एक बहुत ही बड़ी आई ओपनिंग एक वेकअप कॉल थी, जिसमें पाकिस्तान के जो अब कोच हैं ग्रांट ब्रैडमैन, उनका बयान भी आया था कि ये पाकिस्तान बहुत बुरी तरह यकीनन मैच हारा है, लेकिन ये ज़बरदस्त एक वेकअप कॉल है वर्ल्ड कप से पहले। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उससे सबक नहीं सीखा। जिस वक्त वर्ल्ड कप की टीम का डिस्कशन हो रहा था, पूरी टीम, यहाँ पे चीफ सेलेक्टर भी थे, बाबर भी थे, वाइस कैप्टन भी थे और उसमें टीम मैनेजमेंट के भी लोग थे, तो उन्होंने टोटल 15 खिलाड़ियों में सिर्फ एक चेंज किया और एक चेंज के साथ टीम को वो वर्ल्ड कप में ले गए। तो अब एशिया कप के उससे हमने कोई सबक नहीं सीखा, जबकि श्रीलंका ने भी हमें वहाँ हरा दिया। तो ये एक, जिसे मैं कहता हूँ कि ऐसे फैसले जो होते हैं ना,
वो कहीं ना कहीं बैकफायर करते हैं, और वो पाकिस्तान को अब इस वक्त बैकफायर कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी कर रहे हैं क्योंकि टीम जो है, वो जो टीम प्लेइंग 11 खेल रही है, उसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ आपकी जो 4 खिलाड़ी होते हैं 11 के अलावा, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर उसमें इमाद वसीम, अबरार, साइम अयूब या एक दो और खिलाड़ी होते, इवन जमान खान भी होते हैं, वो अच्छे डेथ ओवर के बॉलर्स हैं, तो आपको ये होता कि एक दो उसमें मैचेस में अगर हारिस रऊफ ज़्यादा रन्स दे रहे हैं या स्पिनर कोई नहीं चल रहा है, तो उनकी जगह अबरार आ जाते हैं, या बेंच स्ट्रेंथ। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान की स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हीं 11 खिलाड़ियों पे इन्हिसार करना था, और उसकी वजह से भी एक रिस्ट्रिक्शन नज़र आई। और ये बात भी है कि डेफिनेटली पहले 2 मैच ज़रूर जीते, और ख़ासतौर पे श्रीलंका के खिलाफ एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि भाई 345 अगर बना दिए तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है, और इससे आप पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन देखिए, दूसरी टीमें भी कुछ प्रिपरेशंस करके आती हैं, वो वर्ल्ड क्लास टीम है। उसके बाद हमारा जो वास्ता पड़ा है वो इंडिया से पड़ा है, और साउथ अफ्रीका से बहुत टाइट मैच हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अलबत्ता ये कि अफ़गानिस्तान की जो डिफ़ीट है, और इतनी वन साइडेड डिफ़ीट, उसकी कई मुहर्रिकात हैं, लेकिन उसकी कोई एक ऐसी वजह जिस पे आप पिन पॉइंट कर सकें वो नहीं है। और वो बड़ी हैरत की बात यह है कि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे चेजर्स नहीं हैं, वो अच्छा चेज़ नहीं करते। तो इंग्लैंड के खिलाफ भी जब वो पहले खेले तो उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उनके लिए अच्छा खासा टारगेट सेट किया 280 प्लस का, तो उसमें तो बहुत यकीन था कि पाकिस्तान जीतेगा, और बड़ी यानी काफ़ी विकेट से जीतेगा, काफ़ी मार्जिन से जीतेगा। लेकिन ये कि वो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, और बहुत ही हैरत हुई इवन क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी यहाँ पे हैरान थे कि इतनी कैसे हेल्पलेस पाकिस्तान की टीम नज़र आई कि 2 खिलाड़ियों से ज़्यादा अफगानिस्तान के आउट ही नहीं कर सके वो। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि एक तरह से जैसे कहना चाहिए कि एक जज्बा ही जैसे ख़त्म हो गया हो। फील्डिंग भी पाकिस्तान ने बहुत ख़राब की, और कोई बाबर आजम पे ये तनकीद जो हो रही है, उसमें कप्तान की अगर जो एक प्लान है, अगर वो नहीं वर्क कर रहा है, तो गेम प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। उन चीज़ों की का फुकदान नज़र आया बाबर की कप्तानी में, कि अगर कोई कामयाबी नहीं हो रही है, विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी एक अनयूजुअल बॉलर को ले आएँ। देखिए, सऊद शकील भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, इस तरह के लोग हैं पाकिस्तान बैठे हुए, लेकिन वो उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। जब मुसलसल एक टीम जो है आप उसको खिलाड़ी आउट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंक करते हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई बाबर में। तो कई फैक्टर्स हैं इसमें, कप्तानी का फैक्टर है, पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का है, पुअर फील्डिंग का है, बॉलिंग का उस लेवल का वो नहीं है। उसमें एक दो बातें और मैं कहूँगा कि इसका कि मॉर्न मॉर्कल, जिनको हमने बॉलिंग कोच सेलेक्ट किया, वो पूरे अपने करियर में भी एक सेकंड टियर के बॉलर थे। वो साउथ अफ्रीका में कभी भी फ्रंट रैंकिंग बॉलर नहीं थे, जिससे एलन डोनाल्ड थे, एंटीनी थे, शॉन पोलॉक थे, उनके लेवल के बॉलर ये नहीं थे। आप एग्जैक्टली ये बात जो तनकीद इस वक्त हो रही है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में डिटीरिएशन नज़र आ रहा है, बजाय इसके इतने अच्छे उससे आप आए थे कि इतना अच्छा पेस अटैक, तो आखिर सारे बॉलर्स को क्या हो गया। ऐसे मुश्किल वक्त में कोच ही काम आता है, वो उनको एक साइकोलॉजिकली एक पेप टॉक देता है, उनको मेंटली टफ बनाता है, मुख्तलिफ तरीके बताता है विकेट लेने के। इतना एक्सपीरियंस या इतना कैलिबर मॉर्न मॉर्कल का नहीं है ऑनेस्टली। तो ये एक बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, काफ़ी फुकदान ओवरऑल एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल नज़र आया कि पाकिस्तान कोई कंसिस्टेंटली एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहे और अपने आप को किसी मुश्किल स्पॉट से निकाल सके। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। साहब, अभी आपने बेंच की बात करी, हमारी बेंच नहीं स्ट्रांग नहीं है, तो जो हमारे रिजर्व प्लेयर हैं अभी, अगर वो भी आपने जिक्र किया, जैसे अबरार का आपने जिक्र किया, आपने जमान खान का जिक्र किया, कि ऐसा होता है कि जो हमारे रिजर्व प्लेयर थे, अगर वो हमारी बेंच में होते, बेंच प्लेयर्स होते, तो एक अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन होते, एक बाबर की थिंक टैंक में एक उनको किसी चीज़ की मोहताजगी नहीं होती ना, कि अगर मैं इसको आउट कर दूंगा तो लाइक इफ आई केप्ट हिम आउट तो मुझे इसकी कमी महसूस होगी। जैसे आपने जमान का जिक्र किया, हारिस रऊफ बहुत अच्छे डेथ बॉलर हैं, जमान भी अच्छे डेथ बॉलर, बहुत अच्छे। प्लस अफगानिस्तान की जो हमारी डिफीट की आपने जिक्र किया, तो उसमें हमने 128 रन, 128 से भी ज्यादा रन की हमने ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी, जिससे मैं समझता हूँ कि मोराल हमारा ऑलरेडी डाउन हो गया। प्लस शायद सर बाबर पे आते हैं। बाबर आजम अभी करंटली नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड में, और तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में बाबर की जगह है, और माशाल्लाह से हमारे प्राइड में। लेकिन
कैप्टेंसी का जिक्र होता है तो बाबर आजम पे तनकीद होती ही होती है. इवन 70% आर अगेंस्ट हिम इन केस ऑफ द कैप्टेंसी. लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें तो हम बाबर के रिसेंट मैचेस निकालें, 50, 51, 55 आउट, 60, 71 और समथिंग. तो जैसे अब बाबर को कंपेयर किया जाता है विराट कोहली से. आई एम नॉट, मैं बाबर की कोई तनकीद नहीं कर रहा कि वो अच्छे बैट्समैन नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अगर आप कोहली का कंपैरिजन देखें तो इज अ मैच विनर. राइट. इवन हर कमेंटेटर उनको चेज मास्टर कहता है. तो किसी वजह से ही कहते हैं ना कि वो इनिंग्स को लेके चलते हैं. ही थिंक्स दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द मैच एंड ही प्लेज अकॉर्डिंग टू इट. लेकिन अगर हम बाबर के स्टैट्स देखें तो ही इज लाइक 50 एंड 50 अगर जब उनकी हो जाती है. चलें बाबर इमाम पे लाएं, हमारे और बैट्समैन पे लाएं, तो क्या ये 50 के बाद एक फ्री हैंड हो जाता है हमारा कि यार अपनी 50 हो गई है, टीम को अब देखते हैं खेलते हैं, या तो एक प्रेशर आ जाता है? जी. देखिए, इसमें बड़े की फैक्टर्स हैं, बड़े ऑब्वियस फैक्टर्स हैं जो कोचेस को इन प्लेयर्स को बताना चाहिए, और या फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं उनको भी ग्रूमिंग करंट टीम की करनी चाहिए थी. कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में नज़र आते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये कमियां रह गई. आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखें, जिस वक्त पाकिस्तान की वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई है, जो सऊद शकील और बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान हो रही थी, लेकिन ये कि वो उसके बाद भी पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 या 12 ओवर्स बाकी थे. तो कम से कम अगर एक आखिर में चलें, आप मारधाड़ नहीं करेंगे, एहतियात से ही आप पूरे ओवर्स खेल जाते तो कम से कम 30-40 रन और पाकिस्तान के ऐड हो जाते. उसमें नवाज ने भी एक बहुत ही ख़राब शॉट खेला, और इस तरह की यानी गलत शॉट्स पे आउट हुए. सऊद शकील ने भी एक अननेसेसरी रिस्क लिया करने का. फिर और भी उनको मेरा ख्याल है शाहीन अफरीदी को भी ऊपर भेज दिया, जबकि वसीम जूनियर उनसे बेहतर बैट्समैन है. तो इस तरह के ये फैसले हैं कि पूरे ओवर्स अगर आप खेल लें तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये कोचेज़ ये बताएं कि भाई अगर तुम अच्छा खेल रहे हो तो तुम्हें फिनिश करना है, ये मैच अगर चेज़ कर रहे हैं तो जिता के आना है. और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो पूरे 50 ओवर्स खेलने हैं, किसी भी हाल में. विकेट ज़्यादा गिर जाए तो अब थोड़ा सा ब्रेक लगा लें, लेकिन आप पूरे 50 ओवर्स गुजार लें ताकि मैक्सिमम बॉलें आप यूज़ कर लें और एक अच्छा डिसेंट स्कोर करें. ये ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस तरह का डिसिप्लिन नज़र नहीं आता उनमें, जो कि पाकिस्तान को हमेशा, यानी आज नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में हर्ट करता रहा है. और जहाँ तक बाबर का ताल्लुक है, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि तारीख ये दिखाती है कि जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो टीम के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, वो कोई ये ज़रूरी नहीं कि वो बेस्ट कैप्टन भी हों. कई दफ़ा हुआ, सचिन तेंदुलकर फ्लॉप कैप्टन थे, विविन रिचर्ड्स एवरेज कैप्टन थे. ये लोग इस लेवल के जो लोग हैं वो कभी भी ये नहीं कि ज़रूरी वो एक्सेलेंट कैप्टन साबित हो. एक वो देखी जाती है कि इनका कैप्टनसी का एक्यूमेंट कितना है, इनकी अपनी नेचुरली अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी की है तो इनका क्या रिकॉर्ड है, इनकी समझबूझ कैसी है, और इज ही लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, क्या ये ही इज़ गेटिंग बेटर और नॉट. तो वो सारी चीज़ें बाबर में नज़र नहीं आई. वो 3-4 बल्कि चौथा साल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट वो वाला नहीं दिखा रहे. जो कि आप देखिए ना, इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है. एक आदमी के सिलेक्शन पे, बाबर को जब सेलेक्ट किया गया पाकिस्तान टीम के लिए, टोटल उन्होंने सिर्फ 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, टोटल 4 फर्स्ट क्लास मैच. वो ऐसे इतने कम एक्सपीरियंस के साथ उनको टीम में ले आए. ठीक है, वो नेचुरली बड़े गिफ्टेड प्लेयर थे, वो बहुत अच्छी बैटिंग करते, लेकिन कैप्टनसी का तो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना. तो ये मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा ज़हीर अब्बास साहब का इंटरव्यू किया था, तो ज़हीर अब्बास साहब ने कहा था कि PIA की टीम में आना ऐसा होता था कि जैसे टेस्ट टीम से भी मुश्किल हो, यानी PIA की. तो वो कहते थे कि मैं 4-4.5 साल खेला तो मुझे PIA की टीम में जगह मिली. ऐसा ज़बरदस्त स्टडीड उनका लाइनअप था PIA का कि उन्होंने कहा उसमें जगह ही नहीं थी. और इतने उसके बाद जब वो उसमें PIA की टीम में आए तो फिर उन्होंने अपने जौहर दिखाया. तो ये उसके बाद फिर कैप्टनसी भी की उन्होंने. तो अब बाबर ने किसी डोमेस्टिक टीम की भी कैप्टनसी नहीं की. इसके बिलमुकाबिल आप जो पहले कैप्टन थे सरफराज अहमद, उनका डोमेस्टिक में भी एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा, बेहतरीन उन्होंने कैप्टनसी की. अभी आप कुछ दिन पहले देखें, कराची की टीम ने टाइटल जीत लिया, अच्छा, सरफराज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. तो वो एक फ़र्क नज़र आता है. तो वो बाबर में वो इम्प्रूवमेंट एज कैप्टन नज़र नहीं आया. फील्ड पेसिंग में नहीं है, वो जाके अपने प्लेयर से बात नहीं करते उस तरह से. एक उनका किस वक्त क्या चेंज करना है, और प्रेशर में अगर टीम है तो कंसल्ट करके प्लेयर्स को कोई कदम उठाना है. कल भी बिल्कुल एंड में कुछ प्लेयर्स उनसे बात भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाउंड्री की तरफ इशारा किया कि नवाज आप आ जाएं आखिरी ओवर करने. हालांकि ये अभी कुछ दिन पहले का है कि T20 में भी नवाज को एक आखिरी ओवर दिया गया था, पाकिस्तान हार गया.
ये आपको देखना चाहिए कि आपका बेस्ट बॉलर्स या कर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आखिरी ओवर करें, ताकि इतना टाइट वो है। जिस वो बॉल्स उनके पास बाकी थी, लेकिन लास्ट विकेट था उनका साउथ अफ्रीका का, 5 रन थे, ठीक है कम रन से, लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा सा उनको शमसी को और उनको महाराज को दबाव में लाते, क्लोजिंग फील्डर्स लाते, कुछ अच्छे उसामा मीर या कोई और बॉलिंग करते, लेकिन वो इतनी लूज बॉल दे दी, उन्होंने फ्लिक कर दिया 4 हो गए। तो वो इस तरह से इतना प्रेशर गेम जो आखिर में बिल्कुल उस पर टू द वायर जिसे कहते हैं चला गया, और फिर उसको इतनी आसानी से उन्होंने एक चौका मार दिया। तो ये जो है ये बाबर की काफ़ी वीकनेस नज़र आई है। और आई थिंक कि ये चीज़ डेफिनेट बात है कि अगर आप नहीं सीखते अपनी गलतियों से, तो फिर आप डिजर्व नहीं करते टीम को लीड करना, मैं समझता हूँ। शाह साहब, अभी आपने लास्ट बॉल की नवाज की बॉलिंग की बात करी लास्ट ओवर में, तो जो मैच हुआ अभी रिसेंट पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, तो 4 बॉलों पे 4 रन दरकार थे, और जहां उन्होंने बॉल करी बिल्कुल ही लेग स्टंप पे और बहुत लूज बॉल करी, और वहां इवन फील्डिंग भी नहीं ली गई थी। यही सीन हमें देखने को मिला था एशिया कप सेमीफाइनल 2023 में, जो एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, जमान खान ने अपोजिट द फील्ड उन्होंने स्लोअर, ऊपर से स्लोअर वन कर दी, जो श्रीलंका क्लिक किया और वो 2 रन भाग के मैच जीत गए। तो और अभी आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी जिक्र किया, प्लस सरफराज अहमद की आपने कैप्टनसी की बात कही, तो उन्होंने अभी एग्जैक्टली उन्होंने फ्रंट से लीड किया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, 650 प्लस उन्होंने रन किए, 28 डिसमिसल्स किए। तो आर यू वाचिंग सरफराज अहमद एज द फ्यूचर टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? जी, अब मेरे ख्याल में इस सिनेरियो में मुझे बहुत ज़्यादा हैरत नहीं होगी अगर सरफराज कम बैक करें। ये ज़रूर है कि बाज़ लोग इस चीज़ की बात भी करते हैं कि सरफराज एज इज़ नॉट ऑन हिज साइड, या ये कि थोड़ा सा ये कि अब ओवरऑल उनकी पोजीशन ऑटोमेटिक टीम में बनती है या नहीं बनती है। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें रिगार्डलेस हो जाती हैं जब एक आदमी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें आप मिसबाह उल हक को आप देखें कि 40 प्लस यानी 44 तक की एज तक वो खेले, वो 30s में रिटायर हो जाते हैं प्लेयर्स, लेकिन वो इतना देर तक क्यों खेले कि उन्होंने अपने कैप्टनसी में भी परफॉर्म किया, बैटिंग में भी इम्प्रूव किया, आगे तक चल गए वो 40 प्लस में। तो ये कोई सेट क्राइटेरियन नहीं है कि अगर सरफराज की एज जो है वो 35 प्लस हो गई है, 37 प्लस हो गई है, या फिर सरफराज जो है वो उनसे कुछ कीपिंग में अगर कोई ज़रा सा बेहतर है। लेकिन वो एडवांटेज जो सरफराज लेके आ रहे हैं टीम में अपनी कैप्टनसी का, अपने नो हाउ का, और वो जो प्लेयर्स भी, सारे प्लेयर्स अभी तक, इवन बाबर भी कहते हैं कि मैंने इतना कुछ सीखा सरफराज से, बहुत से लोग उनको अपना मेंटोर मानते हैं। तो ऐसा आदमी अगर दोबारा एट द हेल्म वापस आए तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और अब तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टेस्ट में भी और ODI में भी एक बेहतर कैप्टन की, और बहुत ज़रूरी है अब इस वक्त बड़े की चेंजेस पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट टीम पाकिस्तान की एक अच्छी बनी हुई है, डेफिनेटली अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकील आ गए हैं, उसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं उसमें। लेकिन ये कि अगर एक कप्तान बहुत अच्छा होगा तो फिर एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। और आगे आने वाला टूर भी इतना टफ है ऑस्ट्रेलिया का कि हम दिसंबर में जा रहे हैं, उससे टफ तो कोई टूर ही नहीं है होम ग्राउंड पे। तो वहाँ पे पाकिस्तान को अपनी बेस्ट टीम ले जानी होगी, अपना बेस्ट लीडर ले जाना होगा डेफिनेटली। शाह साहब, ये रूमर्स आते रहते हैं, रूमर्स तो नहीं, एक मिथ है कि अगर आप कोई एक प्लेयर अगर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है तो उससे वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, उसमें वो प्रेशर होता है इसमें। लेकिन अगर हम देखें अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ, इंडिया की तरफ देखें, तो रोहित शर्मा के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, एंड इंडियन क्रिकेट टीम इज नंबर 1 इन द टेस्ट, दे नंबर 1 इन द ODI एंड दे नंबर 1 इन द T20। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। तो या ये प्रेशर उन्होंने काफी अच्छे से स्टेबलाइज किया है, या ये हमारे वाले लैक करते हैं इस चीज में? नहीं, ये बात भी है। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये एक फैक्टर ये है कि इंडिया का जो अपना सिस्टम है, देखिए वो IPL भी खेलते हैं, हम लोग भी PSL खेलते हैं, लेकिन उसमें क्या है, इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे वो T20 लीग है, उसमें एक बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर कर सकता है। बैट्समैन जो है उनको किसी किस्म की टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मारना है। कोई डिफेंसिव टेक्निक हो, कोई ऐसी टेक्निक हो कि एक टीम को मुश्किल से निकालना है, एक अच्छा अपने इनिंग को डेवलप करना है, वो सब चीज़ें आपको T20 क्रिकेट में नहीं सिखाई जाती। लेकिन इंडिया का अपना डोमेस्टिक सिस्टम इतना सॉलिड है अरसे से, आज से नहीं, तो वो एक तरफ वो IPL भी खेल रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन फिर वो दे गो बैक टू रणजी ट्रॉफी और दिलीप सिंह जी ट्रॉफी, उसमें खेलते हैं। वो इतना ज़बरदस्त उनकी बेसिस बनती है, उनकी टेक्निक्स को दूर किया जाता है, उनकी लोकल कोचेस जो हैं मुख्तलिफ जगहों से इंडिया के आते हैं, और वो अच्छे सीनियर प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो
उनको ग्रूम करते हैं, उनको अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ा एक फैक्टर डेफिनेटली बहुत काउंट करता है, जिसमें इंडिया राइज पर है। लेकिन देखिए, ये ऑल सेड एंड डन, मैं फिर भी एक बात ये कहूँगा कि अगर ये वर्ल्ड कप किसी और मुल्क में हो रहा होता तो फिर मैं देखता कि इंडिया कितने पानी में है। ओवरसीज रिकॉर्ड अभी तक इंडिया का अभी तक इतना अच्छा नहीं है। और आप ये देखिए कि अभी भी जब एशिया कप में भी, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी पहले इंडिया हारा, और उनकी अपनी पब्लिक ने, उनके क्रिटिक्स ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया। तो वो यानी यहाँ तक आईपीएल की इतनी तनकीद हुई कि आईपीएल को बंद कर दें, क्योंकि ये प्लेयर सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे हैं, आईपीएल अपनी कंसंट्रेट नहीं कर रहे। तो ओवरसीज रिकॉर्ड इंडिया का अभी तक कोई एक्सीलेंट नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया को, जैसे मैंने कहा कि होम एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये देखना पड़ेगा। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया को हमारे खिलाफ जो एक इम्पीटस मिला, जो वो उनके बैट्समैन फॉर्म में आए, जो वो कंटिन्यू कर रहा है वहाँ से, और ये डेंजरस साइन है दुनिया की हर टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को मारा, जबकि न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स, अनबीटन आ रही थी जब वो इंडिया से हारे। आज उनके खिलाफ 390 का टारगेट दिया उन्होंने। और डेविड वार्नर जैसा आदमी जो अब अचानक टॉप पे आ गया रन्स में वर्ल्ड कप के, उनकी बॉलिंग भी फायर कर रही है। आज हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्म में आना ये खतरे की घंटी है दुनिया की हर टीम के लिए। इतना ज़बरदस्त उनका इम्पैक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि नॉकआउट स्टेज पे जब इंडिया आएगा, तब कोई गारंटी नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप में आगे भी जा सकेगा। इवन सेमीफाइनल या फाइनल में, सेमीफाइनल में भी अगर इंडिया नहीं किया तो ऑलवेज ये पॉसिबिलिटी है कि फाइनल में फिर जो टीम उनसे टकरे वो उनको हरा दे। इस वजह से कि वो नॉकआउट गेम्स हैं, उसमें कोई वो ये नहीं कि कम बैक कर सके इंडिया। उस वक्त इंडिया की स्ट्रेंथ को सही मानों में देखना होगा। मैं बहरहाल इस पर कायम हूँ, इंडिया की बहुत बेहतर साइड है, बुमराह वगैरह, उनकी बॉलिंग में भी वो बैलेंस है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि होम एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इंडिया को होम एडवांटेज डेफिनेटली। इरशाद साहब, पाकिस्तान के फर्दर 3 मैचेस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश। न्यूजीलैंड जैसे भी आपने जिक्र किया कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, वन ऑफ द फेवरेट्स दिख रही है। इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में बहुत ऑफ कलर दिखी है हमें, अपने 5 में से 4 मैच वो हार चुकी है। जी। तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान स्टिल हैज़ द चांसेस टू गो इन द नॉकआउट स्टेजेस? नहीं, पाकिस्तान के अब नॉकआउट स्टेज में जाने के चांस तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ओके। इस वजह से कि अब यानी जिस हर टीम को एक एक्स नंबर ऑफ मैचेस तो जीतना ही थे इसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो कल का ही मैच था डू और डाई। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत फाइट बैक किया। कल का बहुत सेंसेशनल गेम था। इवन मैंने एक प्री मैच तज्जिए में भी एक चैनल पे कहा था कि इसमें पाकिस्तान, यानी इस मैच में पाकिस्तान के चांसेस 60-40 हैं, यानी ठीक है 60 साउथ अफ्रीका के ज़रूर हैं। इम्पीरियस फॉर्म में है साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, 350 प्लस के स्कोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और टारगेट सेट किया तो साउथ अफ्रीका का नज़र आ जाएगा कि वो कितने पानी में, वो चेजर्स अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए उनके लिए चोकर्स का एक टैग हमेशा से कहा जाता है। कल वही हुआ, वो बिल्कुल एंड में पाकिस्तान जीत नहीं सका, लेकिन साउथ अफ्रीका के 9 विकेट उन्होंने आउट कर दिए। तो वो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अब बाकी जो 3 टीमें हैं उसमें टेक्निकली एंड नोइंग पाकिस्तान रिकॉर्ड अगेंस्ट देम, पाकिस्तान तीनों टीमों को हरा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बांग्लादेश के खिलाफ तो है ही। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड टीम का जो कॉन्फिडेंस इतना शेक हुआ है, और बिल्कुल एक मिस्ट्री है, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो लिटरली वन ऑफ द 2 टॉप फेवरेट्स था अलॉन्ग विद इंडिया। इंग्लैंड की इवन मॉर्गन का स्टेटमेंट है कि जो बेंच स्ट्रेंथ इंग्लैंड की है वो दुनिया की किसी टीम के नहीं है। 45 प्लेयर्स तो उन्होंने कहा ऐसे हैं जो हमारे हर वक्त ओडीआई के 11 में आ सकते हैं या किसी T20 के 11। इतना ज़बरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है उनकी टीम को। क्या हुआ है, किस वजह से बड़े बड़े नाम जॉस बटलर और रूट और कैसे स्टोक्स वगैरह ये सब फेल हो गए, कोई भी नहीं कर सका। इवन उनकी बॉलिंग, मार्क बोर्ड वगैरह वो बिल्कुल नहीं चल सके, बहुत रन कंसीड किए। इरशाद साहब, हमारे जो कोचेस कम्युनिटी है इसमें हमारे जो फॉरेन कोचेस हैं, तो पाकिस्तान के भी रिसेंट परफॉर्मेंसेस पे इनकी तब्दीली हमें देखने को मिलेगी, और क्या हमें देखने को मिलेगी, और क्या हमारे लोकल और नेशनल कोचेस जो हैं उनकी इंडक्शन देख रहे हैं आप? जी हाँ, मेरे ख्याल में अब जो सेट ऑफ कोचेस हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अंडर रिव्यू आएगी, और ख़ास तौर पे ऑलरेडी मिकी आर्थर जो हेड कोच हैं उन पर बहुत तनकीद हो रही है, और बिल्कुल जायज़ है वो तनकीद, क्योंकि मैं वही समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट की जो तारीख़ है उसमें पाकिस्तान की टीम एक बड़ी फ्रंट रैंकिंग टीम रही है हमेशा से, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में या क्रिकेट में एंट्री की 1951 से, उस वक्त से एक बड़ी मेजर टीम रही है। तो ऐसी टीम के लिए
एक बेहतरीन कोच और एक फुल टाइम कोच, तो मतलब दुनिया के बहुत से प्लेयर्स हैं जो चाहेंगे कि हम अवेलेबल हों पाकिस्तान जैसी टीम के लिए। उसमें एक आप ऐसे कोच की आप टर्म्स पे एग्री करने पे क्यों मजबूर हैं जो एक इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर के फुल टाइम कोच हैं और पाकिस्तान के सिर्फ पार्ट टाइम कोच हैं। वो पाकिस्तान को टाइम सिर्फ वर्ल्ड कप में इस वक्त दे रहे हैं, वरना एशिया कप में भी वो सिर्फ 2 दिन आके चले गए। तो ये हम क्यों मजबूर हैं? क्या मिकी आर्थर के अलावा दुनिया में कोई कोच नहीं है? बेहतरीन कोचेज़ अवेलेबल थे, गैरी कर्स्टन थे, टॉम मूडी थे, इन सब ने अपनी खिदमत ऑफ़र की। लेकिन देखिए, जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे खर्च करने चाहिए, जहाँ उनको अपने बेस्ट लोगों को इंगेज करना चाहिए, एक बेस्ट लोकल प्लेयर बेस्ट फॉरेन प्लेयर का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, वो बहुत अच्छा चलता है। लेकिन वो एक हमेशा एक उस जगह पे एम्फेसिस नहीं होता उनका, बल्कि ये होता है कि अब इस तरह के एक पार्ट टाइम कोच को ले आ रहे हैं। आप एक फुल टाइम कोच को, बेहतरीन कोच को लेके आते जो अपना फुल टाइम पाकिस्तान टीम को देता और हर मौके पे वहाँ प्रेजेंट होता और जो मुश्किलात पाकिस्तान टीम फेस कर रही है उसको उससे निकालने में वही मदद देता। लेकिन इनके बारे में ज़ाहिर कहा जा रहा है कि ही इज़ रिमोटली वर्किंग, ये ऑनलाइन बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम से, वो चीज़ का वो इफेक्ट आता ही नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी ये कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें प्लेयर्स जब डाउन हों, जब पाकिस्तान टीम इस वक्त मुश्किल में है, तो प्लेयर्स के साथ एक ऐसा सेशन आप करें जो उनको पेप टॉक दें, लेकिन इनको साइकोलॉजिकली भी मेंटली भी इतना टफ बनाएं कि वो उस होल से निकल आएँ, जिस मुश्किल में वो हैं उससे एक बिल्कुल रिन्यूड एक टीम की तरह वो निकलें। तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो वो कैपेबिलिटी अब आई एम सॉरी टू से, लेकिन ना मिकी आर्थर में नज़र आ रही है, ना मॉर्न मॉर्कल में, जो वैसे भी कभी अपनी टीम के भी फ्रंट रैंकिंग बॉलर नहीं थे, एलन डोनाल्ड, एंटीनी, शॉन पोलॉक के कैलिबर के नहीं थे। तो ऐसे एक आदमी को भी इंगेज करना एज बॉलिंग, और बॉलिंग में डियरेक्शन ही नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बैकफायर कर रही हैं पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली। इरशाद साहब, पीसीबी हेडक्वार्टर्स में हमारे करंट एंड फॉर्मर क्रिकेटर्स की बहुत मीटिंग्स हो रही हैं। जी। तो माशाल्लाह से आपके तो बहुत रिसोर्सेज हैं, तो क्या चल रहा है अंदर? जी हाँ, कुछ पकड़ है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जितने भी चैनल आप देख लें, पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स तबसरे कर रहे हैं और वो यानी आई थिंक 99% तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान टीम पे। जो बात कुछ उनमें से ज़्यादा मेजॉरिटी के प्लेयर्स वर्ल्ड कप से पहले कह रहे थे, एशिया कप के हार के बाद कह रहे थे, वही वो अब कर रहे हैं। उनको मौका और मिल गया है कहने का। वो यही बात कर रहे हैं कि देखिए, हमने कहा था कि ये टीम ऐसी नहीं है कि जो सेमीफाइनल में पहुँचे, ये टीम ऐसी नहीं है जो वर्ल्ड कप उठाए, ये टीम ऐसी बिल्कुल नहीं है जो दुनिया की बेस्ट टीमों को हरा सके। अब वो उनकी बात सही साबित होती नज़र आ रही और उनकी जो तनकीद है वो भी अब जायज़ लग रही है। तो ऐसी सूरत में ज़का अशरफ साहब जो हैं वो अब उनसे मिलके उनका फ़ीडबैक ले रहे हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह की प्रेस रिलीज इशू कर रहा है जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि भैया ये टीम बाबर और इंज़माम ने सेलेक्ट की थी, ये उनको फ्री हैंड दिया गया था। और उसी प्रेस रिलीज़ में ये भी लिखा हुआ है कि बहरहाल लोगों के जज्बात को भी सामने रख के, फॉर्मर प्लेयर्स के ओपिनियंस को सामने रख के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन भी लेगा इस वर्ल्ड कप के बाद। तो उसमें उस हिसाब से तो नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली न सिर्फ ये कि बाबर आजम एज कैप्टन जो हैं उनके भी रिमूवल का चांस, इंज़मामुल हक एज चीफ सेलेक्टर उनको भी लग रहा है कि बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाएगा, और मिकी आर्थर को भी। ये 3 मेजर चेंजेस मैं देख रहा हूँ, बिकॉज इस वक्त इससे कम पे बात होगी नहीं, इससे कम पे पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा ज़बरदस्त टूर सामने आ रहा है। तो इसमें PSL में और भी डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज अहमद दोबारा एक बहुत भारी भरकम कैंडिडेट बन के सामने आए हैं, और T20 के लिए या ODIs के लिए लोग नाम देते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने PSL में बहुत अच्छी कप्तानी की, और लाहौर कलंदर्स जो बिल्कुल शुरू के 5 साल हारते रहे, उनको इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिफ्ट किया कि पिछले 2 टाइटल्स PSL के लाहौर कलंदर्स ने जीते। तो शाहीन अफरीदी का भी नाम आ रहा है एज कैप्टन, और मोहम्मद रिजवान का भी आ रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़रूरी है कि सरफराज जैसे आदमी को चांस दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन शाहीन की अगर आपने बात कही तो ज़ाहिर है उन्होंने पहले कैप्टन है जिन्होंने कंसेक्यूटिव PSL के टाइटल्स विन किए, तो PSL की कैप्टनसी एक अलग होती है इरशाद साहब, और इंटरनेशनली सतह पर कैप्टनसी अलग है। थैंक यू सो मच इरशाद साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन अवर शो। दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।